हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये होगा तो आप ग्राफ बना पाएंगे और ये आगे हर जगह काम आता है ना, क्योंकि आपका डोमेन और रेंज आप फंक्शन में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज डोमेन और रेंज में थोड़ा सा और समझा दूंगा अभी, ठीक है। वी आर डीलिंग विद ओनली द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट एनी अदर फंक्शन। पर डोमेन और रेंज तो वही होते हैं, डेफिनेशन तो वही है, डोमेन की डेफिनेशन और रेंज की डेफिनेशन फॉर एनी फंक्शन। बट इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना। जो मैं टेबल बनाऊंगा वो अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए, पूरी दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन का डोमेन क्या होता है और कौन से फंक्शन की रेंज क्या होती है। ये अच्छे से समझ में आएगा तो आप आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी अच्छे से समझ पाएंगे, उसका डोमेन और रेंज भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है भाई साहब। तो जैसे कि लेट सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। क्योंकि मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मैं एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस पे बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स इज योर एंगल, है ना। ये क्या होगा, एंगल के लिए निकालोगे ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए निकालोगे, एंगल के निकालोगे। तो कौन कौन से एंगल वैलिड हैं, मतलब मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स में x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ जिसका मैं साइन फाइंड आउट कर पाऊँ। तो डोमेन इज द वैलिड इनपुट्स। डोमेन क्या होता है आपका, वैलिड इनपुट्स। इसका मतलब मैं क्या क्या x की जगह रख सकता हूँ वो उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा भाई, उन डोमेन के लिए मैं जो जो वैल्यूज रख सकता हूं उनके लिए साइन की जो वैल्यूज आ रही है, मतलब उस एंगल के लिए जो साइन की वैल्यूज आ रही है वो आपकी किस में जाएगी, वाई में जाएगी, ठीक है। तो वाई आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो वो आउटपुट वैलिड इनपुट्स के लिए जो आउटपुट्स आते हैं वो आपकी क्या रेंज हो जाती है, ठीक है। आउटपुट्स फॉर वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट के लिए जो आउटपुट आते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। तो ये डेफिनेशन याद रखना डोमेन और रेंज में, और वॉट एवर में जो भी लिखूंगा, ठीक है, अपना यहाँ कुछ हो जाएगा। बट अपन ने प्रीवियस वीडियो देखा था, अपन ने बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने डोमेन की बात करी थी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। याद हो तो मैंने बोला था कि cos x क्या होता है, 1/sin x होता है। 1/sin x होता है तो sin x जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1/0 हो जाएगा और वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो sin x जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब उन एंगल्स को आपको हटाना है जिसके लिए साइन जीरो आता है, उन एंगल्स को आपको रिमूव करना है, ठीक है। अब वो पता होना चाहिए कि साइन जीरो कहाँ पर होता है, तो एंगल्स को हटा देंगे तो वो डोमेन में नहीं आएंगे, मतलब वो वैलिड इनपुट्स नहीं है ना, लाइक दैट ओनली। ओके, चलो अब बात करते हैं इनके डोमेन और रेंज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। मैं टेबल बना लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है जिसके फर्स्ट कॉलम में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, सेकंड कॉलम में उसका डोमेन लिखेंगे और थर्ड कॉलम में उसकी रेंज लिखेंगे, राइट। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब आपने प्रीवियस वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा तो मैंने देखा था कि जब अपन x घूमते रहते हैं तो साइन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, कभी भी साइन नॉट डिफाइन तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके डोमेन में क्या आ जाएगा आपका r, और इसको मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, मतलब यू कैन टेक एनी एंगल, दैट डजंट मैटर, ठीक है। रेंज की बात भी हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे कि जब अपन उस यूनिट सर्कल पे मूव कर रहे थे तो साइन एक्स को अपन ने b लिखा था, उस वीडियो को अच्छे से देखिए गया ना। तो b की आई मीन टू से साइन एक्स को हमने b लिखा था, ठीक है। और इसकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। b की वैल्यू हमने -1 से 1 के बीच में देखी थी, इसलिए इसकी जो रेंज हो जाती है वो -1 से 1 तक आती है। मतलब वॉट एवर द एंगल यू आर टेकिंग दैट डजंट मैटर, द वैल्यू ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। ये याद रखिएगा। सेकेंड इज y इज इक्वल टू cos x, सेम थिंग, ये लिखो या ये लिखो, और इसकी रेंज भी यही आएगी क्योंकि वहां पे अपन ने देखा था कि cos x को अपन ने a से रिप्रेजेंट किया था और उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाया करी थी, क्योंकि a की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 और 1 और -1 ही थी, ठीक है। थर्ड y इज इक्वल टू मैं 10x लिख रहा हूँ। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, ठीक है। 10x क्या होता है, 10x होता है आपका sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो यहाँ पर cos x जीरो नहीं होना चाहिए भैया, cos x जीरो होती तो गड़बड़ हो जाएगी। और cos x जीरो क्या होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos x जीरो होता है। तो मतलब मुझे r में से ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 हटाने पड़ेंगे, ये होता है इसका डोमेन। हर रियल नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट जहां पर cos x जीरो होए वो नहीं ले सकते। और cos x जीरो कहाँ होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो 2n+1 π/2 मैंने हटा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको y का आ जाए। अच्छा, बात करते हैं रेंज की, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली ये समझाता हूं कि tan x होता है आपके पास sin x अपॉन cos x, ठीक है। और sin x की रेंज है आपके पास -1 से 1, और इसकी भी रेंज है -1 से 1। तो tan x की रेंज निकालनी है। अब सोचो अगर ऊपर 1 आए और नीचे बहुत छोटी वैल्यू आ रही है 0.0000001, अलाउ है ना, -1 से 1 के बीच में ही है, तो 1/00001 कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर,
वैसे नेगेटिव में भी कर सकते हो, -0.00 तो बहुत छोटा नंबर भी आ रहा है, ठीक है। जीरो कब आएगा? जब ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे 1 आ जाए, ठीक है। इन्फिनिट कब आ जाएगा? जब ऊपर 1 आ जाए नीचे 0 आ जाए। तो कुछ भी वैल्यूज आ रही है ना इसकी, मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं 10 की, ठीक है, याद रखना है इसको। तो इस तरीके से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ले रहा हूँ cosec x, और वो कितना होता है 1/sin x, मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए, और sin x 0 कब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो यहां से आपको n पाई हटाना पड़ेगा, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। cosec x होता है 1/sin x, ठीक है, और sin x की वैल्यू राय करती है -1 से 1। अब सोचो मुझे कि ऊपर 1 है, ठीक है, और नीचे जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो इस ओवरऑल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब नीचे 1 से बड़ा हो, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है, तब तो आएगा ना 1/2 0.5, है ना, 0.5 तभी तो आएगा। बट नीचे तो बड़ी वैल्यू हो ही नहीं रही है, ठीक है। अगर ऊपर 1 है और नीचे 0.5 है तो ये 2 आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे 0.1 है तो ये 10 आ जाएगा, मतलब ये 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ये -1 से छोटा भी नहीं हो सकता, -1 से बड़ा कह सकते हो आप, मतलब -1 से 1 के बीच में cosec x की वैल्यू कभी भी नहीं आती है, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे उससे छोटा वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेसिक बिल्कुल बच्चों जैसे सोचो कि 1 है, मुझे 2 लाना है तो मुझे नीचे 0.5 रखना पड़ेगा, तो वो तो आ जाएगा। बट अगर मुझे 0.5 लाना है तो नीचे मुझे 1 से बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 को किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तभी तो आंसर आपका 1 से कम आएगा, पर वो बड़ी वैल्यू तो रख ही नहीं सकते क्योंकि नीचे तो -1 से 1 है। इसलिए इसकी जो रेंज होती है, दो तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, -∞ टू -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और R में से -1 से 1 हटा दो, तो भी ये cosec x की रेंज ही आएगी। अंडरस्टूड, ठीक है। बाकी के दोनों सेम है, इसलिए उसमें कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन करते हैं sec x, और sec x होता है 1/cos x, ठीक है। cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो 2n + 1 π/2 हटा दो, वेयर n इज बिलोंग्स टू z, ठीक है। और इसका भी रेंज यही होगा, क्योंकि इसमें भी 1/-1 to 1 ही आ रहा है ना, ठीक है। और वैसे ही 6th योर y इज इक्वल टू cot x, और cot x क्या होता है? cos x/sin x, मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको n पाई हटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? R आ जाएगा, क्योंकि ये भी -1 to 1 से अपन -1 to 1। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से क्लियर होगा तभी आप आगे की बात कर पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं इनके ग्राफ की। मैं ग्राफ पिक्चर लेके आ रहा हूँ, उस पिक्चर के अंदर समझा दूंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और बेटर आपको समझ में चीज़ें क्लियर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैंने जैसा कि कहा कि आपके सामने मैं पहले ग्राफ बने बनाए लेके आ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको। ध्यान से देखिए आप, होता क्या है यहाँ पर, ठीक है, चलिए इससे करते हैं। अब देखो, हम इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके थे कि sin x 0 कब होता है, ठीक है। हम पहला जो फंक्शन ले रहे हैं दैट इज योर y इज इक्वल टू sin x, ठीक है, y इज इक्वल टू sin x वाला फंक्शन ले रहा हूं मैं, और इसका ग्राफ आपका ये है। डोमेन और रेंज की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने बात कर चुकी है कि sin x 0 कब होता है, तो sin x 0 होता है व्हेन x इज इक्वल टू n पाई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ sin पाई पे sin क्या होता है? 0 होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, इन सब पे sin क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे पहले वो प्लॉट कर देते, तो देखो ये 0 हो गया, ठीक है, देन पाई पे 0 हो गया, देन 2 पाई पे 0 हो गया, देन -पाई पे 0 हो गया, और -2 पाई पे 0 हो गया, ठीक है। ये जो पिंक डॉट्स बनाए वहां पर साइन क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। π/2 पे अपन ने देखा था कि साइन की वैल्यू 1 होती है, तो अपन ने 1 बना दी। 3 π/2 पे क्या होती है? -1 होती है। साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो साइन -π/2 की वैल्यू -sin π/2 होती है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, साइन एक ऑड फंक्शन होता है, ये भी अपन बात कर चुके हैं, -sin π/2, तो ये कितना, साइन -π/2 हो जाएगा -sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये हो जाएगा -1, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया आपका? -1 हो गया, तो ये -1 वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है। वैसे -3π/2 निकालोगे तो -1 +1 हो जाएगा। फिर इनको आप सॉफ्ट हैंड, आई मीन टू से एक हैंड स्केच बनाना है आपको, नॉट 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन नहीं बनाती है, आपको एक कर्वी शेप बनाना होता है, हैंड स्केच, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है ना। अच्छा, इसमें नीचे लिखा हुआ है पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, पीरियड 2 पाई का मतलब, देखो पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक लोएस्ट इंटरवल के बाद, एक विंडो के बाद बार बार रिपीट होते हैं, है ना। उनकी वैल्यूज अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। तो अपन ने देखा था कि जब अपन सर्कमफेरेंस पे घूम रहे थे तो 0 से लेके 2 पाई तक साइन की वैल्यूज चेंज हो रही थी, फिर वापस घूमोगे तो वही वैल्यू आएगी ना भाई, वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। और आप इस ग्राफ में भी देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है,
ठीक है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, वापस से रिपीट हो गया और यहाँ पे आ गया, वापस से आगे भी ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिपीटेशन चलती रहती है। तो सबसे जो छोटा इंटरवल है, मतलब जो सबसे छोटी विंडो है, द स्मॉलेस्ट विंडो जिसके बाद ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं पीरियड। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा, एंड दैट इज योर बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन। ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं? तो बाउंडेड फंक्शन वो फंक्शन है जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जिनका ग्राफ आ रहा हो, या फिर जिसकी रेंज में माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी नहीं आ रहा हो। सिंपल सी बात, रेंज आपको याद होनी चाहिए। अगर रेंज में माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ रहा है तो वो अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। आप जैसे कि देखते हैं कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, ये तो दिखेगा ही नहीं। y जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 1 तक। क्या इसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन अनबाउंडेड फंक्शन है। इसको भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ओ सॉरी, अनबाउंडेड को लिख रहा हूँ, इट्स अ बाउंडेड फंक्शन, है ना। नहीं आ रहा है ना, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बाउंड होगा, तो दिस इज योर बाउंडेड फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बाउंडेड फंक्शन, इसका पीरियड 2 पाई आता है। अच्छी बात। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड इज योर y इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब अपन इसकी बात भी कर लिए कि y इज इक्वल टू कॉज एक्स का ग्राफ मैंने बना रखा है। कॉज एक्स 0 कब होता है? दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 पर, देन 3 पाई बाय 2 पर, देन माइनस पाई बाय 2 पर, और माइनस 3 पाई बाय 2 पर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। बस इसी तरीके से यहाँ पर भी अपन ने इसको एक सॉफ्ट हैंड इसका ऐसे ज्वाइन कर लिया, नॉट लाइंस नहीं बनाई है, कर्वी शेप दिया है। ठीक है, और नहीं तो आप हर पॉइंट पे वैल्यूज निकालो ग्राफ की, आई मीन टू से कॉज एक्स की। हमने पाई बाय 2 पे निकाला है, 45 पे निकालो, 60 पे निकालो, 30 पे निकालो, इन सब वैल्यूज को प्लॉट करो और फिर तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसकी रेंज क्या होती है, कॉज एक्स की रेंज भी -1 से 1 होती है। तो यहाँ पर भी आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखते हैं, साइन एक्स और कॉज एक्स का, तो कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही होगी। सर शेप तो सेम है, बट अगर मैं इस साइन एक्स के ग्राफ को पाई बाय 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ना। ठीक है, इसलिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉज एक्स होता है। पाई बाय 2 मैंने शिफ्ट कर दिया है ना उस साइड, तो वो कॉज एक्स बन जाएगा। तो दिस इज द सिमिलरिटी, याद रखना। ठीक है, थर्ड अपन जो बात कर रहे हैं, दैट इज योर y इज इक्वल टू कॉजेक एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब y इज इक्वल टू कॉजेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, मैंने इसकी डोमेन की बात की थी कि साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो जो डोमेन है इस फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, सब वैल्यूज ले सकते हो बट n पाई नहीं ले सकते, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अपन ने बात कर ली है। ठीक है, तो जहां जहां पर भी साइन एक्स 0 होता है, कहाँ कहाँ पर 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, -2 पाई पे 0 होता है। तो देखो ये ग्राफ कुछ, ओ सॉरी, ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से और इस तरीके से ऊपर जाएगा, और यहाँ से भी इस तरीके से और इस तरीके से नीचे आएगा। इसको टच नहीं होता, दिस इज द अजमटोट। अजमटोट क्या होते हैं, वो टेंजेंट जो इन्फिनिटी पे टच होते हैं, है ना। और ये मुझे पता नहीं कहाँ टच हो रहा है, तो इन्फिनिट पे टच होगा, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, उसी का तो ऑपोजिट हो रहा है, हाँ है ना। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ बनाया मैंने साइन एक्स का, क्योंकि साइन एक्स का कॉजेक एक्स क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। ठीक है, तो ये कॉजेक एक्स का ग्राफ जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा, अब इसका फंडा क्या है, देखो अपन देखते हैं कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को टच हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है पाई बाय 2। अच्छा, इसके थोड़ा सा पहले वाला एंगल कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, पाई बाय 2 से छोटा सा कम एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉजेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ठीक है, पाई बाय 2 और ये पाई पे चेक करते हैं अपन। पाई बाय 2 पे तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। पाई से कम एंगल, पाई बाय 2 पे मत चेक करो, पाई पे चेक करते हैं, क्योंकि पाई पे ही ये अजमटोट दे रहा है या इनफाइनाइट टेंजेंट दे रहा है। ओके, सो पाई से थोड़े से छोटे एंगल पे अपन चेक करते हैं कि ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉजेक एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ पर। बट पाई से थोड़ा सा आगे निकलोगे आप, यहाँ पर पाई से थोड़ा सा आगे निकलते ही किस पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉजेक एक्स क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट, इसलिए यहाँ पर आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉजेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉजेक, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। तो इस वजह से चेक करते हैं। 2 पाई से थोड़ा सा पहले, ये 2 पाई है, थोड़ा सा पहले देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है।
बट फिर वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो कहाँ चला जाएगा 2 पाई प्लस से थोड़ा सा ज़्यादा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो आगे इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर ये इस तरीके से तो एक पार्ट ऊपर आ रहा है और एक पार्ट नीचे आ रहा है। यू कैन सी दैट ना, वन पार्ट इज अबव एंड वन पार्ट इज बिलो। इधर भी ये वन पार्ट अबव एंड वन पार्ट इज बिलो। ठीक है, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि दिख रहे हैं 2 पाई के बाद बार बार फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, यहाँ पर अपन बात कर चुके हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसके इसमें आपको दिख रहा होगा कि इन्फिनिटी आ रहा है इसकी रेंज में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड फंक्शन। रिमेंबर दैट, तो दिस इज योर cosec x। ओके, ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए, इनकी शक्ल तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, इसको आपको डोमेन समझ में आ जाएगा, आपको रेंज समझ में आ जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाती है ग्राफ से। ठीक है, चलिए बात करते हैं फोर्थ वन की। दैट इज योर y इज इक्वल टू sec x, जस्ट एज इट इज है किसके, cosec x के। और इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज बिलोंग्स टू r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दो, राइट ना। ठीक है, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 हटाएंगे तो दिख रहा है ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट, तभी तो इस पे वैल्यूज ये ऐसी आ रही है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। और cosec x का जो ग्राफ बनता है उसका ही जस्ट ऑपोजिट है। cosec x का ग्राफ इस तरीके से था, इसी का जस्ट उल्टा बन जाएगा, राइट। तो ये भी, इसकी में भी जो इसकी रेंज होती है वो होती है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, ग्राफ है तो उसको समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस इतना सबको याद रखना है। ठीक है, फिफ्थ वन इज y इज इक्वल टू 10x, और 10x क्या होता है आपका, sin x अपॉन cos x। cos x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो r माइनस 2n+1 π/2 आपको हटाना होगा। ठीक है, इसलिए देखो π/2 ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, मतलब ये वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो जाएंगे। अगेन द सेम थिंग, ये ग्राफ को जिस तरीके बनता है, tan 0 की वैल्यू 0 आ जाती है। π/2 से थोड़ा सा पहले देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए इन्फाइनाइट आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से थोड़ा सा आगे सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस इन्फाइनाइट आ रही है। तो ये कुछ पिक्चर, ये बार बार ये वाली सेम पिक्चर रिपीट होती है। तो आपको दिख रहा होगा इसका पीरियड तो यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है आर। देख रहे हो, पूरा -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू हर आ रही है, तो इसमें तो आर आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, राइट। इन ग्राफ को अच्छे से याद रखना। ठीक है, पाई पाई का इंटीग्रल बार बार रिपीट होता है। एंड द लास्ट वन इज योर सो सिंपल, द 6 इज योर y इज इक्वल टू cot x। और cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। cos x अपॉन sin x है, तो इस फंक्शन का भी जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस एन पाई, क्योंकि sin x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो पाई वाली वैल्यूज इसमें अजमटोट की तरह ट्रीट करेगी, पाई के मल्टीपल वाली अजमटोट की तरह ट्रीट कर रही है। ठीक है, और पाई -π/2 पे 0 होगा, जहाँ जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे cot x भी 0 होगा, तो ये 0 वाले आ गया। तो ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें भी वही फंडा लगेगा, क्वाड्रेंट देख के चेक कर लेना कि कब पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, कब नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। और इसका भी जो डोमेन होता है वो आर होता है। दिख रहे हो, पाई के बाद ही रिपीट हो रहा है, ये वाला पाई लो या ये वाला पाई लो, तो पीरियड पाई हो गया और फंक्शन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए आपके सभी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ अच्छे से आने चाहिए सब। ठीक है, इस की पीडीएफ और ये डोमेन और रेंज, ये टेबल बहुत अच्छे से मेमोराइज करनी है आपको, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड रिमेंबर। ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नींद में से भी उठा के पूछे कि भाई क्या होती है रेंज कॉटेक्स की, तो फटाफट से बोल दो उसको आर। ठीक है, 10x की वॉटेवर, रेंज पूछे, डोमेन पूछे, सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने आपको सब बेसिकली सब समझा दिया है विद ग्राफ, क्यों होता है डोमेन ऐसा, क्या होता है रेंज ऐसी क्यों आती है, सब वैल्यूज निकाल के आप चेक कर सकते हैं। ओके ओके, सो इसके बाद एक और टॉपिक ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें, दैट इज द रिडक्शन फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। ठीक है, अपन ने ये चीज़ पढ़ ली है, लाइक कि अगर मैं यूनिट सर्कल वाला जो फंडे वाली बात की थी अपन ने, कि अपन ने एक यूनिट सर्कल बनाया था, राइट। इसमें हमने क्वाड्रेंट एंगल देखा था। तो जब जब भी ये इन पॉइंट्स पे स्ट्राइक होता है, जब भी आप इस सर्कमफेरेंस पे चलोगे और जब इस पॉइंट से पास हो गए, तो ये क्वाड्रेंट एंगल होते हैं, है ना। जैसे कि ये 0 हो गया, दिस इज योर π/2, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 3π/2 एंड अगेन दिस इज योर 2 पाई, और फिर 2 पाई प्लस 5π/2 करोगे तो 5π/2 हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई करोगे तो 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई प्लस π/2 करोगे तो ये 7π/2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से एंगल्स आते रहेंगे, राइट। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो नेगेटिव वाले एंगल्स आते रहेंगे। तो इनके साथ आई मीन टू से जब भी क्वाड्रेंट एंगल के साथ कोई एक्यूट एंगल ऐड होता है या कोई एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट होता है तो वी कैन कन्वर्ट दैट, ठीक है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। समझाऊंगा अभी फॉर्मूले से, आपको बहुत एक पिक्चर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कभी आपके पास कुछ ऐसा दिया हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, राइट, और यहां पर आपके पास कोई दो चीज लिखी हो, प्लस माइनस थीटा दिया हो, ठीक है, इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी आर डैश बोल रहा हूं, और वो कन्वर्ट हो जाता है थीटा में, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, इन दोनों में से कुछ एक चीज आएगी, ठीक है। कब आएगी, कैसे आएगी, उसकी बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा उसका क्या असर, तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो आपको एन पाई मिलेगा, एन पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, है ना। क्या लिखा हो, पाई लिखा हो, प्लस और माइनस दे दो, देन प्लस माइनस 2 पाई लिखा हो, सो ऑन कुछ भी लिखा हो, तो उस केस में क्या करते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज लिखी होगी वो आपका लिखा होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्या लिखा होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। जैसे कि इसको मैं वो भी लिख देता हूँ एक बार, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा होगा, लाइक प्लस माइनस पाई बाय 2 लिखा होगा, या प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 लिखा होगा, या प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 लिखा होगा, लाइक दैट, ठीक है। तो जब भी आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 लिखा, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डैश में कोई डिफरेंस नहीं होगा, एज इट इज लिखना है आपको। तो मैं लिख देता हूं कि टी आर इज इक्वल टू टी आर डैश होगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डैश में। अब कैसे कन्वर्ट होगा, अगर साइन लिखा है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस लिखा है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एंगल नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही टेन लिखा होगा तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट लिखा होगा तो वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही सेक लिखा होगा तो वो कॉजेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉजेक जो लिखा होगा वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये प्लस और माइनस क्या लगाना है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दूंगा, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, ये याद रखना। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आपको ये चीज लगानी है, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के थ्रू ही बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अब पहले आपको सबसे पहले चीज क्या चेक करनी होती है वो देखो। सबसे पहले ये चीज चेक करना होता है कि ये क्या लिखा है, क्या ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहा है या सेकंड वाली कैटेगरी में आ रहा है। ये दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी एंड दिस इज योर सेकंड कैटेगरी, ठीक है। क्या ये मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ रहा है। पाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई ना, पाई 2 पाई, मैंने नीचे लिख भी रखा है एग्जांपल, पाई 2 पाई 3 पाई लाइक दैट, ठीक है। सो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो ये साइन एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये थीटा जो है हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तभी आप रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा मत कर देना कि पाई बाय 2 प्लस 5 पाई बाय 2 लगा दिया, पाई बाय 2 इधर पाई लिखा हो और इधर आपका 5 पाई चल रहा हो, ठीक है। एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो एज इट इज साइन पाई माइनस थीटा लिखा है, तो साइन पाई माइनस थीटा को आप क्या करोगे, साइन क्योंकि पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो चेंज नहीं होगा, चेंज करना भी नहीं है, ओके। तो चेंज नहीं होगा तो साइन पाई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन लिख दिया, थीटा को एज इट इज आप थीटा लिख देना, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस थीटा। पाई में से अगर मैं कोई एक्यूट एंगल माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। थोड़ा सा क्वाड्रेंट का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि इनको पता है कि पाई यहाँ आ रहा है और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, पाई में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको इस क्वेश्चन का साइन चेंज करना है, ना कि जो चेंज किया है उसका, इसका चेंज करो, इसका चेक करोगे हमेशा, जो चेंज किया उसका नहीं। या फिर जो आगे आपका आ रहा है चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करेगा पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई था तो चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, तो हमको इसका ही चेक करना है, तो साइन का आई मीन टू से साइन बताओ, एस आई जी एन है ना, एस आई एन का एस आई जी एन बताओ, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रखना है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं आपके सामने लूँ कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा,
राइट। ऐसे कुछ रैंडम एंगल्स ले लेते हैं, इसको कैसे चेक करोगे? देखो मैंने ये बोला आपको कि हमेशा क्वाड्रेंट एंगल के साथ ही होता है, यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेंट एंगल ही लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा होगा आपका? कोई क्वाड्रेंट एंगल ही लिखा होगा, ध्यान रखना क्वाड्रेंट एंगल ही आएगा, कोई और एंगल के लिए काम नहीं चलता है। π/4 लिखा हो देन यू कांट अप्लाई दिस रूल इज फॉर ओनली फॉर क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है। तो 3π/2 लिखा है, 3π/2 लिखा है तो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा, तो कॉट चेंज हो जाता है tan में, एंगल एज इट इज आ जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अपन को पता है कि 3π/2 यहाँ होता है, थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लगा देना, तो कॉट 3π/2 प्लस थीटा इज योर -tan थीटा। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी कैन चेक। कुछ और भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं sec 3π - थीटा ले लूँ, ठीक है। सबसे पहले 3π, ये तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, चेंज नहीं होगा तो sec का sec ही आएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा। 3π कहाँ पर होता है? अगर अपन क्वाड्रेंट वाइज चेक करें तो ये पाई है, ये 2π है, मतलब एक बार घूमे पाए फिर ये 2π फिर वापिस आए तो यहाँ पर 3π आ गया, ठीक है। तो यहाँ से और माइनस थीटा कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा एंगल माइनस कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है तो -sec थीटा आ जाएगा। क्लियर? चलिए जी, और कुछ बात करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। अब ले लेते हैं cosec, और यहाँ ले लेता हूँ मैं पाई प्लस थीटा, कोई मतलब नहीं है, ईजी ला है, ठीक है। तो cosec है, सबसे पहले पाई है तो पाई से चेंज नहीं होता है तो cosec का cosec ही आएगा, थीटा का थीटा आ जाएगा। पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ है, प्लस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये सुनो, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है तो ये माइनस cosec थीटा। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है, राइट। तो बस आप कोई भी क्वाड्रेंट एंगल के साथ दूंगा तो आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। ओके चलिए, सो हमने इसमें डोमेन, रेंज, ग्राफ और रिडक्शन फॉर्मूला कवर कर लिया। अब अपन आगे की बात करेंगे कंपाउंड एंगल, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलाज, ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। बेसिक आगे की ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, इस पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आगे वाले पे। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करी अपन ने अभी तक जितनी भी करी है, मतलब ये नींव रखी है। अगर ये आपके अच्छे से क्लियर हुई तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब फॉर्मूला याद करना और उसको इम्प्लीकेशन करना इज डिफरेंट थिंग, बट ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ना। मतलब अपन जब भी कुछ स्पेलिंग पढ़ते हैं तो पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ना पड़ता है ना, तो ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल था ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे। ओके, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात। ओके चलो, थैंक यू।